वेलकम टू माय चैनल अंबर टेक्निकल एजुकेशन। आज हम बात करेंगे एनर्जी सोर्सेस अवेलेबल इन नेचर। मतलब हमारे प्रकृति में एनर्जी को के कौन कौन से सोर्सेस उत्पन्न हैं जिससे हम एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। पहले ये है जीवाश्म या फॉसिल फ्यूल या थर्मल एनर्जी। ठीक है। दूसरी एनर्जी है जो हमें प्रकृति से मिलती है। फॉसिल फ्यूल में तुम्हारा जो जिससे थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जिससे पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये सब हो गया फॉसिल फ्यूल या जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आते हैं जो हमें जीवाश्म से प्रोड्यूस होते हैं। दूसरा है हाइड्रो एनर्जी, तीसरा है टाइडल एनर्जी, ठीक है, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, बायोमास एनर्जी। ये जो एनर्जियाँ 8 टाइप की हमने दिखाई गई हैं, ये क्या है जो हमें हमारा जो नेचर है, नेचर में जो इसके सोर्स उपलब्ध हैं। सोलर एनर्जी सूर्य हो गया, विंड एनर्जी हवा हो गई, टाइडल एनर्जी जो ज्वार भाटे आते हैं, जियोथर्मल एनर्जी हो गई, न्यूक्लियर ईंधन जो होता है उससे जो एनर्जी प्राप्त होती है, बायोमास जो होता है उससे जो एनर्जी प्राप्त होती है, ये सब जो हमें नेचर से प्राप्त होंगे। अब हम पहला जो है हम बात करते हैं जीवाश्म या फॉसिल फ्यूल या थर्मल एनर्जी। जीवाश्म या फॉसिल फ्यूल या थर्मल एनर्जी। जीवाश्म या फॉसिल फ्यूल या थर्मल एनर्जी क्या होती है? जीवाश्म जो होते हैं, जैसे जो जीवाश्म या फॉसिल फ्यूल या थर्मल एनर्जी, जीवाश्म जो या फॉसिल फ्यूल जो होते हैं वो क्या होती है, जो प्रकृति से हमें जीवाश्म जो प्रकृति का भूगर्भ है, ठीक है, भूगर्भ में जो हमें फॉसिल फ्यूल, पहले क्या होता था, हजारों साल पहले हमारा जीव जंतु, वनस्पतियाँ, ठीक है, ये जो पृथ्वी के नीचे दब गए, ठीक है, किसी कारणवश, ठीक, किसी कारणवश पृथ्वी के नीचे दब गए और दबने के बाद जो कार्बनीकरण हुआ, कार्बनाइजेशन हुआ या डिकम्पोजिशन हुआ, उसके कारण हमें जो फॉसिल फ्यूल मिला, क्या मिला? कोयला मिला, पेट्रोल मिला, ठीक है, पेट्रोल, डीजल, या फिर और क्या मिला? गैस के रूप में हमें ये CNG, LPG ये मिला। हम क्या करते हैं, हमारा जो ये हमने बताया कि जो हमारी वनस्पतियाँ होती हैं, हमारे जीव जंतु होते हैं, इनसे जो पृथ्वी के नीचे दब गए, दबने के बाद जो ताप और दाब होता है, ताप और दाब के अंतर्गत उसमें क्या हुआ? डिकम्पोजिशन और कार्बनाइजेशन हुआ, ठीक है, उसका ताप, क्योंकि अभी मिट्टी का अगर एक गड्ढा खोदें और उसमें कोई चाहे जीव जंतु हो या कोई वनस्पति हो, उसके अंदर हम बंद कर दें और फिर मिट्टी डाल दें, फिर उसके बाद धीरे धीरे डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है। ताप, क्योंकि ताप बढ़ेगा अंदर का, पृथ्वी के अंदर का, और क्या होगा? ताप और दाब, क्योंकि जब मिट्टी डालेंगे तो दबाव बढ़ेगा। इन दोनों, ताप और दाब दोनों मिलके क्या करते हैं? कार्बनाइजेशन और क्या करते हैं? डिकम्पोजिशन करते हैं, जिससे उस चीज़ का वेटन स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे कोयला है, कोयला किस प्रकार हमें प्रकृति से मिलता है? जैसे कोयले के खदान कहीं कहीं हैं, तो आप चले जाइए, बिहार है, झारखंड है, ठीक है, छत्तीसगढ़ है, इस तरह ये जहाँ पे कोयला, हमें कोयले की खदानें मिलती हैं। तो कोयला खदानें जैसे बहुत हजारों साल पहले, या अब जैसे कोई भी फॉसिल फ्यूल या जीव जंतु पृथ्वी के नीचे जो दबे जा रहे हैं, फिर उनका डिकम्पोजिशन कुछ सालों बाद होगा, ठीक, इस तरीके से डिकम्पोजिशन प्रक्रिया चलती रहती है। तो जैसे हमारा क्या हुआ, ये जीवाश्म हो गए और हमारा जीवाश्म हो गया और उस जीव जंतु हो गए, ये पृथ्वी के नीचे कई साल, 100 साल से, हजारों साल से नीचे दबे हैं। ताप और दाब के अंतर्गत क्या होता है? इसमें कार्बनाइजेशन होता है, ठीक है, कार्बनीकरण होता है। उसके कारण क्या होता है, जो हमारा ये जीवाश्म हो गए, ठीक है, वनस्पतियाँ हो गई, और क्या हो गया हमारा, जो ये जीव जंतु हो गए, इनमें जो कार्बन होता है वो क्या होता है? इसका
ताप दाब के कारण कार्बनीकरण हुआ और ये किस में कन्वर्ट हो गया, कोयले में कन्वर्ट हो गया। अब जैसे हमें बात आती है तेल और गैस की, इसका क्या होता है, दोनों का लगभग सेम होता है। समुद्र की जो तली होती है, समुद्र है, समुद्र की जो तली होती है, तली में ये सारी वनस्पतियाँ या जीव जंतु वो तली में जाके बैठती हैं। जब तली में जाके बैठती हैं तो क्या होता है, डिकम्पोजिशन स्टार्ट होता है। जब डिकम्पोजिशन स्टार्ट होता है और ताप, क्योंकि पानी के नीचे भी जितना ज़्यादा जाएगा ताप और दाब में अंतर आएगा, दाब बढ़ता चला जाएगा, ताप में भी अंतर आएगा। फिर वो समुद्र की तली में क्या होता है, डिकम्पोजिशन स्टार्ट होता है। डिकम्पोजिशन स्टार्ट होता है तो हमारे यही वनस्पतियाँ और जीव जंतु किस में कन्वर्ट होने लगते हैं, डिकम्पोजिशन होने के बाद हमारे फ्यूल में कन्वर्ट होने लगते हैं, ठीक है, तेल में कन्वर्ट होते लगते हैं। कच्चा तेल जैसे हमें मिलता है, क्रूड ऑयल जिसे बोलते हैं, फिर उसके बाद उसका हम क्या करते हैं, रिफाइनरी से होते हुए कई सारे प्रोसेस होते हैं, फिर वो पेट्रोल, डीजल या केरोसिन ऑयल में कन्वर्ट किया जाता है। सेम इसी तरीके से प्रोसेस हमारा गैस का भी रहता है, उसका भी समुद्र की तली में डिकम्पोजिशन होता है, डिकम्पोजिशन होने के बाद हमारे गैस में कन्वर्ट होता है। तो ये तो हो गया जीवाश्म ईंधन, ठीक है, जीवाश्म ईंधन की जिसकी हम बात कर रहे थे, जीवाश्म या फॉसिल फ्यूल, ठीक है, या थर्मल एनर्जी। अब जीवाश्म की तो बात हो गई, जीवाश्म ईंधन क्या होता है, ये जो हमारा कोयला है, गैस है, ठीक है, और ये पेट्रोल या ऑयल है, इनके जलाने से जो हमें ऊर्जा मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, जीवाश्म ऊर्जा, ठीक, जीवाश्म ऊर्जा बोलते हैं इसको। इसके जलाने से जो हमें ऊर्जा मिलती है उसको जीवाश्म ऊर्जा कहते हैं। अब उष्मीय ऊर्जा की बात करें, उष्मीय ऊर्जा क्या होती है, तो उष्मीय ऊर्जा मीन्स थर्मल एनर्जी। हमारा जो फॉसिल फ्यूल मिला, ठीक है, फॉसिल फ्यूल किस तरीके से मिला वो प्रक्रिया हमने पूरी बताई। फॉसिल फ्यूल मिलने के बाद हम क्या करते हैं, उस फॉसिल फ्यूल को जब हम बर्न करते हैं या उसकी उस एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरे फॉर्म की एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, हमें थर्मल एनर्जी मिलती है। जैसे ये प्लांट दिखाया गया है, ये क्या है, प्लांट एक दिखाया गया है, इसमें क्या लिया हमने, पावर प्लांट है ये हमारा, फॉसिल फ्यूल लिया, भट्टी में जलाया, ये मतलब हमारा स्टीम पावर प्लांट है। भट्टी में क्या हमने फॉसिल फ्यूल जलाया, अब कोयला है, लकड़ी है, कोयला है कि पेट्रोल है, कुछ भी हम फॉसिल फ्यूल यूज़ कर सकते हैं, कोई भी। अब ये क्या हुआ, उसकी जो जलने से फॉसिल फ्यूल की जो ऊर्जा हमें मिली उसको क्या बोले हमने, जीवाश्म ऊर्जा। वो ऊर्जा किसको ट्रांसफर हुई, बॉयलर को ट्रांसफर हुई। बॉयलर में क्या है हमारा, वाटर है, ठीक है, वाटर क्या हुआ, वाटर हमारा मीन्स वाटर की जो ऊर्जा है वो किसमें कन्वर्ट हो गई, स्टीम एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, ठीक है, स्टीम एनर्जी कन्वर्ट हो गई। फिर वो स्टीम कहाँ गई, टरबाइन में गई, ठीक है। स्टीम एनर्जी के पास क्या होती है, यहाँ पे हम नोजल लगाते हैं, नोजल का काम होता है प्रेशर को कम करना, वेलोसिटी को बढ़ाना। तो ये स्टीम एनर्जी जो थी वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी, यहाँ कहाँ आई, ये टरबाइन में आई, टरबाइन में आई। टरबाइन में ब्लेड्स होती हैं, टरबाइन के ब्लेड्स पे पड़ती है, जिससे टरबाइन के ब्लेड्स घूमते हैं, रोटर घूमता है, सैफ्ट घूमता है, और उस सैफ्ट का संबंध जो होता है इलेक्ट्रिक जनरेटर से होता है। वो जब सैफ्ट घूमेगा तो इलेक्ट्रिक जनरेटर भी घूमेगा। इलेक्ट्रिक जनरेटर का काम होता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना। इलेक्ट्रिक जनरेटर ने क्या किया, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर दिया, यहाँ हमें क्या मिल गया, इलेक्ट्रिक पावर। और यहाँ से जो स्टीम बच जाती है मैकेनिकल में कन्वर्ट कर, जो बच जाती है उसको कंडेंस करते हैं, कंडेंस करने के फिर पंप करके फिर बॉयलर में यूज़ कर लिया जाता है। तो ये होता है हमारा थर्मल एनर्जी, ठीक है। ये जो है हमें फॉसिल फ्यूल से इसमें स्टीम में कन्वर्ट हुई, स्टीम से इसमें कन्वर्ट हुई, हमारी टरबाइन आई, मैकेनिकल में चेंज हुई, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल चेंज हुई। तो ये पूरा प्रोसेस क्या है, पावर प्लांट, स्टीम पावर प्लांट। और ये इसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस हमारी, यहाँ से देखो एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट हुई, तो ये एनर्जी हमारी क्या कहलाती है, थर्मल एनर्जी, ठीक। हमारा है भारत में कोयले के भंडारण कहाँ कहाँ है। कोयले के, भारत में जो कोयले के भंडारण है, एक बिहार में है, वेस्ट बंगाल में है, एमपी में है, उड़ीसा में है, आंध्र प्रदेश में है और मध्य प्रदेश में है। अब यहाँ जो पावर प्लांट लगे हुए हैं, क्योंकि पावर प्लांट यहाँ
जहाँ जहाँ पे कोयले के भंडारण वहाँ लगाने का रीज़न ये है, अगर आप वहाँ जहाँ भंडारण से दूर लगाएंगे तो क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन में ज़्यादा खर्चा होगा। ट्रांसपोर्टेशन में ज़्यादा खर्चा होगा, इसलिए उससे बचने के लिए जिस राज्य में है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का अच्छा खासा खर्चा आ जाता है, तो जिस राज्य में है उसी राज्य में के जहाँ पे भंडारण है वहीं पे पावर प्लांट लगा देते हैं। क्योंकि कोयला जब जलेगा, हमारा जीवाश्म में जलेगा, तो उससे जो हमें एनर्जी मिलेगी वो जीवाश्म एनर्जी होगी। और जैसे स्टीम पावर प्लांट में क्या होता था, हमें वाटर को एनर्जी दी जाती थी, तो वो क्या हो जाती थी, वाटर को जो एनर्जी दी जाती थी वो हमारी एनर्जी हो जाती थी, उससे जो हमें स्टीम एनर्जी कन्वर्ट होता था। तो ये जो एनर्जी हमें मिलती थी, स्टीम एनर्जी मिली, तो वो हमारी एनर्जी कहलाती है एक तरीके से स्टीम एनर्जी, या हम उसको कह सकते हैं थर्मल एनर्जी भी कह सकते हैं। जो यूपी में है ओबरा में है और हरदुआगंज में है। यूपी में ओबरा में जो है वो 550 मेगावाट का पावर प्लांट लगा हुआ है। हरदुआगंज में जो लगा है यूपी में वो है 560 मेगावाट का पावर प्लांट लगा हुआ है। बिहार में जो दो लगे हुए हैं, एक है चंदरपुर में लगा हुआ है जो 660 मेगावाट का है, दूसरा पतारात में लगा हुआ है बिहार में जो 400 मेगावाट का पावर प्लांट है। फिर उसके बाद हमारा बंगाल में जो लगा है, वेस्ट बंगाल में वो संताल में लगा हुआ है, वेस्ट बंगाल में जो 480 मेगावाट की बिजली पैदा करता है। ध्रुवधरन गुजरात में लगा हुआ 630 मेगावाट का। नेलवेली में लगा हुआ तमिलनाडु में हमारा 600 मेगावाट का। और कोबरा मध्य प्रदेश में लगा हुआ है 420 मेगावाट का। तो ये तो हो गए। इसके अलावा भी कहीं पे जो उपयोगिता है, जैसे जहाँ पे जो हमारा समुद्र के किनारे के राज्य हैं, जैसे केरल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है, अंडमान निकोबार हो गया, ठीक, आंध्र प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इस तरीके से जहाँ पे हमें कोयले की खदानें भी थोड़ी बहुत मिल जाएंगी, पर जहाँ जो समुद्र का किनारा है वहाँ पे हमें ज़्यादातर क्या मिल जाता है, क्रूड ऑयल मिल जाता है, ठीक है, कच्चा तेल मिल जाता है, क्योंकि समुद्र की परत में डिकम्पोजिशन होता है, डिकम्पोजिशन होता है, फिर वो क्रूड ऑयल निकालते हैं, फिर उसको रिफाइनरी या कुएँ बना लेते हैं, कुएँ में उसको एकत्रित करके फिर उसको रिफाइनरी में भेजा जाता है, फिर उसको पूरा शुद्धिकरण करके जो हम अपने बाइक, कार, जो जितने भी व्हीकल हैं उसमें यूज करते हैं। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया थर्मल एनर्जी, फॉसल फ्यूल या जीवाश्म, ठीक है। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।